नमस्कार, आई एम डॉक्टर श्रवण कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन, नेहरू ग्राम भारती, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, प्रयागराज। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर्सनालिटी पर आप सबसे चर्चा किया था। इस वीडियो में हमने कहा था कि उसमें हम आपको व्यक्तित्व के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी के विषय में आपसे विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। तो आज हम सब थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी अर्थात व्यक्तित्व के सिद्धांत कौन कौन से हैं, उनका पैमाना क्या है, कौन कौन से शैक्षिक मनोवैज्ञानिकों ने उसे दिया है, उनकी मान्यताएं क्या हैं, इस पर आपसे विस्तार से हम चर्चा करने के लिए आज उपस्थित हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं और जब हम व्यक्तित्व के विषय में चर्चा कर रहे थे तो हमने देखा था कि व्यक्तित्व किस तरह का, कितना एक जटिल अवधारणा है, एक जटिल अवयव है, जिसको समझने के लिए हमने कई मनोवैज्ञानिकों, समाजशास्त्रियों और उनके जो भी मानक हैं उस पर आप सबसे चर्चा किए थे। और जब हम इसके सिद्धांत की बात करते हैं तो उसमें एक डोनाल्ड ई सुपरमैन एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं और उन्होंने लिखा कि तत्कालीन विज्ञान में व्यक्तित्व सर्वाधिक प्रचलित, चुनौतीपूर्ण, महत्वपूर्ण तथा भ्रामक प्रकरणों में से अगर कोई एक है और वह महत्वपूर्ण है तो वह व्यक्तित्व है। और हमें ये भी चीजें देखी कि व्यक्तित्व की प्रकृति को जब हम स्पष्ट करने के लिए मनोवैज्ञानिकों के व्यक्तित्व के संबंध में जो भी उन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, उन सब का अगर हमने एक लेखा प्रस्तुत करने का प्रयास किया तो उसमें हम देखते हैं कि व्यक्तित्व के सिद्धांतों में मुख्य रूप से जो उनके विभेद का कारण है वो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों की जो अलग व्यक्तित्व के संबंध में अलग अलग मान्यताएं हैं, उसी के कारण व्यक्तित्व के अलग अलग सिद्धांत भी उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। व्यक्तित्व के कुछ प्रमुख सिद्धांतों में हमने अगर हम देखते हैं तो देखते हैं कि व्यक्तित्व की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के संबंध में अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने पृष्ठभूमि ज्ञान, जो उनका बैकग्राउंड नॉलेज है, उसी के अनुरूप व्यक्तित्व संबंधी विभिन्न मान्यताओं की रचना की और उन मान्यताओं के अनुरूप जो व्यक्तित्व का एक संदर्भ, उस मान्यताओं के संदर्भ में उसी के आधार पर एक व्यक्तित्व के सिद्धांत की रचना करने का प्रयास किया। उसमें जब हम देखते हैं तो 3-4 मान्यताएं व्यक्तित्व के सिद्धांत को अगर देखें तो उसमें से प्रमुख रूप से पहला मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ये साइको एनालिटिकल थियरी है जिसको आधार उन्होंने मनोवैज्ञानिकों ने बनाया। दूसरा शरीर रचना सिद्धांत, कॉन्स्टिट्यूशनल थियरी है। तीसरा एक विशेषक सिद्धांत, मतलब कि शील गुण सिद्धांत, जो उसमें ट्रेट थियरी को हम जानते हैं, उनके शील गुण जो हैं, जो उनकी विशेषता है, उसको आधार बना करके कुछ मनोवैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिया। और अंतिम जो उन्होंने आधार बनाया वो मांग सिद्धांत, आवश्यकता सिद्धांत, मतलब उनकी नीड थियरी हम सबके सामने आती है। अब
हम एक-एक करके मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जब हम साइको एनालिटिकल थियरी की बात करते हैं, तो हम यह देखते हैं कि व्यक्तित्व के प्रथम और व्यापक अगर सिद्धांत की रचना का श्रेय अगर किसी को दिया जा सकता है, तो वो हमारे सिगमंड फ्रायड महोदय हैं। और फ्रायड ने व्यक्तित्व को स्पष्ट करने के लिए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इन मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को वो प्रतिपादित करते समय उन्होंने दो मुख्य प्रत्यय दिए। एक प्रत्यय था उनकी यह अचेतनता और दूसरा था इदम अहम व परा। ये दो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिए। और जब हम देखते हैं तो फ्रायड ने अचेतन जो अनकॉन्शियस है उसको व्यक्तित्व की दृष्टि में अत्यधिक महत्वपूर्ण इन्होंने स्वीकार किया। उसने कहा कि किसी व्यक्ति की जो मानसिक क्रियाएं हैं उस व्यक्ति की के चेतन के रूप में सजग होने से कहीं अधिक व्यापक तथा जटिल होती हैं और उसने मानसिक क्रियाओं के चेतन तथा अचेतन पक्षों की तुलना करने के लिए उन्होंने कहा कि जैसे बर्फ में जैसे किसी पानी पर बर्फ के टुकड़े को टुकड़ा जैसे तैरता है, उसी तरह से उन्होंने कहा कि बर्फ का टुकड़ा जितना ऊपर दिखता है उससे कहीं अधिक कई गुना वह उस पानी के अंदर रहता है। ठीक उसी प्रकार उन्होंने कहा कि व्यक्ति के चेतन पक्ष की तुलना में उसका जो चेतन पक्ष है वो अधिक व्यापक व जटिल होता है। उन्होंने कहा कि जितना हमको दिखता है उससे ज्यादा वो और अंदर उस तरह के उसमें रहता है। तो फ्रायड के अनुसार जो हमने देखा उन्होंने कहा कि अर्धचेतन चेतन एवं अचेतन के बीच एक पुल का कार्य करता है। उन्होंने कहा कि जो हमारा अर्धचेतन है यह चेतन और अचेतन के मध्य एक पुल का कार्य करता है। इसमें उन्होंने एक ये भी कहा कि अचेतन में जहां असामाजिक अनैतिक व दमित इच्छाएं होती हैं, वहीं चेतन में सामाजिक रूप से स्वीकृत की अनुभूति एक प्रबल रूप में हम सबके सामने दिखाई देती है। अच्छा, दूसरा उन्होंने जब हम देखा तो उन्होंने व्यक्तित्व की संरचना में जो व्यक्तित्व है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी की जब उन्होंने चर्चा की तो उन्होंने उसमें इदम अहम एवं परा अहम माने इदम ईगो और सुपर ईगो नाम के तीन घटकों का विशेष उन्होंने चर्चा की और उनके अनुसार यदि ये तीनों घटक सुव्यवस्थित सुसंगठित तथा समरस इकाई के रूप में एक कार्य करते हैं तो व्यक्ति अपने जो वातावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से एक सामंजस्य स्थापित करके वह सुनियोजित कर लेता है और ऐसे व्यक्ति को सुसमायोजित व्यक्ति कहा जाता है और हम कह सकते हैं। और इसके विपरीत अगर हम देखें तो हम दूसरे उस पर तो ये संघर्ष की अवस्था में रहता है। तो व्यक्तिगत तथा सामाजिक दोनों क्षेत्रों में अगर हम देखें तो समायोजन करने में कुछ व्यक्ति जिसमें इदम और अहम और परा अहम या चेतन अर्धचेतन अचेतन उसमें एक सामंजस्य एक समायोजन स्थापित करने में वह समर्थ रहता है। अच्छा, एक जब इन्होंने इदम अहम और परा अहम की जब बात की तो उन्होंने कहा कि इदम एक जन्मजात प्रकृति का होता है और इसमें मुख्य रूप से अगर हम देखें तो व्यक्ति की मूल वासनाएं जो होती हैं मूल प्रवृत्तियां जो होंगी वो इदम के रूप में हमारे सामने उपस्थित होती हैं। और अगर हम इस चित्र में भी देखें तो इसमें इदम
बहुत बड़ा होता है और इदम के उसमें और इदम के विपरीत जो हमारा अहम है, यह वास्तविकता से संबंध रखता है तथा व्यक्ति को वास्तविक परिस्थिति के साथ तालमेल बैठाने के लिए प्रेरित करता रहता है और अहम हमारा आंशिक रूप से चेतन तथा आंशिक रूप से अचेतन के बीच कार्य करता है। अच्छा, परा अहम जो हमारा परा अहम है, सुपर ईगो है, यह सामाजिक मान्यताओं, संस्कारों, आदर्शों से संबंधित होता है, ऐसा फ्रायड ने अपने उसमें कहा तथा एक मानवीय जो सामाजिक तथा राष्ट्रीय हित में व्यक्ति का जो त्याग है, बलिदान है, उसके लिए जब वो तत्पर रहता है, तो ये हम उसको परा अहम की श्रेणी में रखते हैं और परा अहम पूर्णतः चेतन चेतन से निर्धारित होता है, उसमें कॉन्शियसनेस ज्यादा होती है। इस प्रकार से इदम एक वास्तविक इच्छाओं का, अहम वास्तविक जगत का और जो पराहम है ये सामाजिक नियंत्रण का एक प्रतिनिधित्व करता है। इदम तथा पराअहम के बीच संघर्ष होना सामान्य बात है, परंतु अगर हम देखें तो अहम के दृढ़ तथा क्रियाशील होने से यह संघर्ष अस्थायी रहता है तथा व्यक्ति वास्तविकता के साथ अपने को समायोजित कर लेता है तथा वह समायोजन के उसमें रहता है। इस प्रकार फ्रायड के अनुसार किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व वास्तव में उसके इदम, अहम तथा परा अहम के बीच एक परस्पर अंतरक्रिया तथा समायोजन का परिणाम है। फ्रायड ने व्यक्तित्व को एक गत्यात्मक पक्ष, उसके जो डायनेमिक एस्पेक्ट है उसको मूल प्रवृत्ति के रूप में माना। फिर उन्होंने एंजाइटी उसमें मनोरचना को उन्होंने प्रमुख रूप से उसमें समाहित किया है। अपने विचार में यौन व्यवहार के विशेष महत्व को स्वीकार करने के कारण फ्रायड के जीवन का जो एक मूल प्रवृत्ति के एक पक्ष यौन मूल रूप से है, उसने एक हम देखें तो सेक्स इंस्टिंक्ट के बारे में उसने ज्यादा चर्चा की और अधिक बल भी दिया और मूल यौन मूल प्रकृति के उसमें अगर देखें तो वह कहता है कि ये ऊर्जा का संचार करता है, इसे ऊर्जा बल उसने नाम दिया और इस ऊर्जा बल को उन्होंने एक शब्द दिया जिसे हम शिक्षा जगत में लिबिडो के नाम से जानते हैं। उसके अनुसार लिबिडो की अभिव्यक्ति केवल यौन क्रियाओं में होती है और मानव जाति के प्रजनन में इसका विशेष योगदान दिखाई देता है। फ्रायड के व्यक्तित्व विकास में एक लैंगिक ऊर्जा या लिबिडो को प्रमुख स्थान देते हुए उसने 5 मनोलैंगिक अवस्थाओं जैसे मुखावस्था, गुदावस्था, सैषणावस्था, अव्यक्ता अवस्था तथा एक जनेन्द्रिय अवस्था आदि का उन्होंने अपने सिद्धांत में खूब विश्लेषण और उसका वो किया है। निसंदेह हम अगर पूरे इस मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को देखें तो इसमें हम यह पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व का जो एक तार्किक ढंग से जो एक व्याख्या हमारे फ्रायड महोदय ने किया है, उसमें अगर स्वप्न विश्लेषण, मनो विकृति और जो हमारा मनोचिकित्सा, ये जो साइकोथेरेपी है, इसमें आज भी फ्रायड के सिद्धांत का महत्वपूर्ण योगदान है और उसकी खूब मदद ली जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद, अनुप्रयोग के बावजूद, हम फ्रायड के सिद्धांत की कुछ
चिकित्सक, कुछ मनोवैज्ञानिक बहुत कटु आलोचना करते हैं, क्योंकि ये लैंगिक ऊर्जा पर अत्यधिक बल तथा पौराणिक कथाओं पर आधारित जो ग्रंथियों के पत्ते का अगर वो देखा जाए तो इस आलोचना का मुख्य बिंदु ये दोनों चीजें रही हैं। फ्रायड ने यौन प्रकृति पर सर्वाधिक बल दिया, अचेतन को व्यक्तित्व अचेतन को व्यक्तिगत प्रकृति का माना और केवल गत अनुभूतियों के वर्तमान का जो व्यवहार का निर्धारक है उसको स्वीकार किया। इसके विपरीत जुंग ने यौन प्रकृति पर बल नहीं दिया और एक नए सिद्धांत का उसने विश्लेषण किया था। एरिक्सन का व्यक्तित्व सिद्धांत। अगर हम एरिक्सन की बात करते हैं तो एरिक्सन नव फ्रायडवादी विचारकों में से एक है और इनका सिद्धांत सर्वाधिक प्रभावपूर्ण तथा व्यवस्थित हम सबके सामने है। और एरिक्सन ने अपनी कृति चाइल्डहुड एंड सोसाइटी में अपने इस सिद्धांत का बहुत ही बृहद रूप में वर्णन किया है और उनका मानना था कि व्यक्तित्व का विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। या ऐसा नहीं है कि केवल किशोरावस्था तक ही इसका विकास हो, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। एरिक्सन व्यक्तित्व के विकास के सिद्धांत को एक पार्श्वजनक सिद्धांत पर केंद्रित करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार भ्रूण के विकास में शरीर के कुछ अंग विशिष्ट समय पर प्रकट होते हैं और अंतिम रूप में मिलकर एक बालक का रूप ले लेते हैं। उनका मानना था कि व्यक्तित्व का विकास इसी प्रकार से होता है। एरिक्सन ने व्यक्तित्व विकास की 8 अवस्थाओं का वर्णन किया, अपने मनोसामाजिक आधार पर किया है और एरिक्सन के द्वारा वर्णित 8 जो अवस्थाएं हैं वो उन अवस्थाओं को व्यक्ति किन संकटों का सामना करता है इसे भी वो संक्षिप्त रूप में देखते हैं। जैसे पहला विश्वास विपरीत अविश्वास। ये विश्वास विपरीत अविश्वास ये जन्म से लेकर 1 वर्ष तक ये देखते हैं कि व्यक्तित्व के विकास की ये अवस्था वो किस पर विश्वास करे और किस पर विश्वास न करे, इस तरह के द्वंद्व को वो एरिक्सन महोदय देखते हैं और उस पर खूब चर्चा करते हैं। दूसरा स्वाधीनता विपरीत श्रम की अवस्था, ये दूसरे वर्ष तक की बात करते हैं। इसमें ये वो देखते हैं कि इस अवस्था में जो बालक है, इस अवस्था के बालक में स्वाधीनता और श्रम के बीच एक अंतर्द्वंद चलता है। ये दूसरी अवस्था को उन्होंने दूसरे वर्ष में इस तरह की अवस्था को उन्होंने बताया कि उनमें जो क्या कहते हैं एक अंतर्द्वंद है वो इस तरह का है। पहले विपरीत दोष। अब पहल विपरीत दोष ये जो तीसरे से 5वें वर्ष तक का है कि अगर हमने जैसे कोई बालक कोई पाल कर रहा है तो उसका किस तरह से हम विरोध करते हैं, वो उसमें किस तरह की चीजें आ जाती हैं कि अगर कोई चीज हमने उसके सामने रखा तो वह उसका किस तरह से खंडन करता है। चौथा परिश्रम विपरीतहीनता। अब इसमें 6 से 11 वर्ष तक का उन्होंने समय लिया। इसमें कहते हैं कि जो कार्य करने का कार्य और जो उसके प्रति हीनता की भावना का एक अंतर्द्वंद चलता है। 5वां अभिज्ञान विपरीत भूमिका का एक जो दुविधा है, इसमें उन्होंने 12 से 18 वर्ष तक की आयु का उन्होंने इसमें विश्लेषण किया है। वो कहते हैं कि अभिज्ञान विपरीत भूमिका की एक जो दुविधा है, एक डायलेमा है, वो ये देखते हैं कि हमारा ज्ञान और हमारे ज्ञान के अनुसार हमारी जो भूमिका है उनके दोनों के बीच में
किस तरह का अंतर्द्वंद होता है। और यह मुख्य रूप से जिस अवस्था में वो बात करते हैं, वो कहते हैं कि ये 12 से 18 वर्ष तक की बीच की अवस्था के जो भी बालक हैं, उनमें इन दोनों के बीच मुख्य रूप से एक अंतर्द्वंद, एक दुविधा की स्थिति बनी रहती है। घनिष्ठता विपरीत अकेलापन, ये घनिष्ठता विपरीत अकेलापन के बीच जो अंतर्द्वंद चलता है, ये युवा प्रौढ़ की अवस्था जो है, हम उसके बीच में इसको देखते हैं कि वह अकेले में रहना स्वीकार करता है, अकेले में रहता है, या वो और भी लोगों से वो घनिष्ठता स्थापित करता है। इस तरह की उसको लेकर के उन्होंने इसकी चर्चा की। फिर वो उत्पादकता विपरीत ठहराव की बात करते हैं। ये उत्पादकता विपरीत ठहराव का जो एक उन्होंने एज बताया, ये मध्य प्रौढ़ की अवस्था में के बीच में इसकी चर्चा की। ये फिर सनिष्ठा विपरीत नैराश्य, ये अंत में 8वां मतलब एक बुढ़ापा के समय में उन्होंने एक निराशा और जो हमारी में सत्यनिष्ठा का एक अंतर्द्वंद है, ये मुझे बुढ़ापा में दिखाई देता है। इस तरह से एरिक्सन का व्यक्तित्व सिद्धांत अगर हम देखें, जो उन्होंने चाइल्डहुड और सोसाइटी में अपनी कृति चाइल्डहुड और सोसाइटी में प्रस्तुत किया है, वो बहुत ही एक व्यवस्थित रूप से एक एक चीज को उन्होंने प्रस्तुत किया है। अगला, शरीर रचना सिद्धांत। जब हम शरीर रचना सिद्धांत की बात करते हैं, तो शरीर रचना इस प्रकार की विचारधारा का जो प्रमुख प्रवर्तक है हम सबके सामने, वो डब्ल्यू.एच. सैंडल, डब्ल्यू.एच. जो सैल्डन है, ये शरीर रचना सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक में रहे हैं। और इनका जो उन्होंने शरीर रचना तथा व्यक्तित्व के बीच एक संबंध का विस्तृत अध्ययन किया, और इसमें पाया कि व्यक्तित्व के गुणों के बीच एक घनिष्ठ प्रकार का एक संबंध होता है। इसमें इन्होंने 3 तरह के उस शरीर रचना के आधार पर वो 3 भागों में उन्होंने उसे विभक्त किया: गोलाकृति, आयताकृति और लंबाकृति। अगर हम देखें तो इस उनके शारीरिक गठन के आधार पर उन्होंने व्यक्तित्व के जो 3 आधार बांटे, गोलाकृति, आयताकृति और लंबाकृति, उसमें अगर हम देखें तो जो गोलाकृति वाला व्यक्तित्व होगा, वो मुख्य रूप से गोलाकृति वाले व्यक्तित्व के उसमें मुख्य रूप से यह व्यक्ति भोजन प्रिय होगा, आराम पसंद होगा, शौकीन मिजाज होगा, ये परंपरावादी होगा, ये हंसमुख प्रकृति का इस तरह से हम सबके सामने ये दिखाई देता है। जो आयताकृति वाला होगा, ये आयताकृति वाले व्यक्ति में प्रायतः रोमांच प्रिय, प्रभुत्ववादी, ये जोशीले तथा उद्देश्य केंद्रित तथा एक क्रोधित प्रकृति का व्यक्तित्व हम सबके सामने उपस्थित होता है। तीसरा जो उन्होंने तीसरा भाग बांटा, उसमें लंबाकृति। प्राय एक जो लंबाकृति का व्यक्तित्व है, जो उनके अनुसार उन्होंने बांटा, उसमें उन्होंने कहा कि यह प्राय गुमसुम रहता है और एकांत प्रिय रहता है, अल्प निद्रा वाले, एकाकी और एक तरह से जल्दी थक जाने वाला तथा एक निष्ठुर प्रकृति का वो दिखाई देता है। इस तरह से सैल्डन का जो पूरा ये शरीर रचना सिद्धांत जो हम सबके सामने है, उन्होंने उसे शारीरिक रूप से 3 भागों में बांटकर उसकी रचना उसकी व्याख्या की है। शील गुण विषय जो हमारे विशेषक सिद्धांत हैं, जो हमने 4 आधार में बांटे थे, उसमें अगर हम देखें तो हमारा तीसरा शील गुण विशेषक सिद्धांत आता है। अब
अगर हम शील गुण विशेषक सिद्धांत की बात करते हैं, तो ये व्यक्तित्व के ये शील गुण सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना भिन्न-भिन्न प्रकार के अनेक शील गुणों से मिलकर बनी होती है। शील गुण से तात्पर्य व्यक्ति के व्यवहार का वर्णन करने वाली उन संज्ञाओं से है जो व्यवहार के संगत एवं अपेक्षाकृत स्थायी रूप से अभिव्यक्त करती है। जैसे ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, समय की पाबंदी, सहयोग, परोपकार, सत्य बोलना आदि ये सब हमारे शील गुण हैं। शील गुण सिद्धांत वास्तव में व्यक्तित्व की उन महत्वपूर्ण बीमाओं को प्रस्तुत करता है जो परस्पर स्वतंत्र हैं तथा जिनके आधार पर व्यक्तियों में भेद किए जा सकते हैं। आल्पोर्ट तथा कैटल नामक दो महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों ने इस शील गुण के से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया और इन दोनों ने शील गुणों के संबंध में जो महत्वपूर्ण कार्य किए थे उसमें पहला जी.डब्ल्यू. आल्पोर्ट का बड़ा नाम है। जी.डब्ल्यू. आल्पोर्ट का व्यक्तित्व के शील गुण जो सिद्धांत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है उसमें उन्होंने दो भागों में एक पूरे व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत का क्षेत्र में उन्होंने शील गुण को दो भागों में बांटा। पहला सामान्य शील गुण मतलब कॉमन ट्रेट और दूसरा व्यक्तिगत शील गुण मतलब पर्सनल ट्रेट। इस तरह से सामान्य शील गुण से तात्पर्य अगर हम देखें तो उन्होंने कहा कि जो हमारे सामान्य शील गुण हैं उनमें जो व्यक्ति समाज संस्कृति के अधिकांश व्यक्तियों में सामान्य शील गुण पाए जाते हैं और इसके विपरीत जो व्यक्तिगत शील गुण है वो शील गुण जो बहुत कम व्यक्तियों में पाए जाते हैं। तो व्यक्तिगत शील गुण का अध्ययन करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है जबकि सामान्य शील गुण को हम सहसंबंधात्मक विधियों से सरलता से हम ज्ञात कर सकते हैं और आल्पोर्ट ने सामान्य शील गुण की अपेक्षा व्यक्तिगत शील गुण को वरीयता दी और उन्होंने व्यक्तिगत शील गुणों की तीन प्रवृत्तियों जिसमें प्रमुख प्रवृत्ति, केंद्रीय प्रवृत्ति तथा गौण प्रवृत्ति के रूप में बताई है। अब उसमें जैसे प्रमुख प्रवृत्ति वाले जो शील गुण हैं उनसे तात्पर्य उन व्यक्तियों के उन प्रमुख व प्रबल शील गुणों से है जो छिपाए नहीं जा सकते। जैसे अगर हम देखें तो उसमें छिपाए नहीं जा सकते एवं जो व्यक्ति के व्यवहार में परिलक्षित होते हैं जैसे सत्य एवं अहिंसा। सत्य एवं अहिंसा में अटूट विश्वास निसंदेह महात्मा गांधी के व्यक्तित्व की प्रमुख प्रवृत्ति है। जबकि अगर हम दूसरे उसमें तो जैसे अधिनायकवाद है तो ये हिटलर का अगर नेपोलियन के व्यक्तित्व की उसमें अधिनायकवाद हिटलर एवं नेपोलियन के व्यक्तित्व की प्रमुख प्रवृत्ति थी। अच्छा, अब जैसे केंद्रीय प्रवृत्ति वाले शील गुण से तात्पर्य हम उन शील गुणों से रखते हैं जो व्यक्ति में अधिक सक्रिय रहते हैं तथा व्यक्तित्व के अधिकांश जो उनके कार्यों में हमें परिलक्षित भी होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति में प्राय 5 से 10 शील गुण ऐसे होते हैं जो हमारे केंद्रीय प्रवृत्ति के आसपास रहते हैं। वास्तव में ये शील गुण ही उनके व्यक्तित्व की रचना करते हैं। अच्छा, आत्मविश्वास है, जैसे सामाजिकता है, जैसे उत्साह है, व्यवहार कुशलता है आदि किसी व्यक्ति के केंद्रीय प्रवृत्ति वाले शील गुण हो सकते हैं। अच्छा, गौण प्रवृत्ति वाले जो हमारा सेकेंडरी डिस्पोजिशन है उसमें
इस तरह के उसमें जो गौण प्रवृत्ति के हमारे शील गुण हैं, उनमें अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण तथा कम संगत होते हैं। और ये शील गुण ऐसे व्यक्तियों में उनके व्यवहार में परिलक्षित हो जाते हैं और कभी परिलक्षित नहीं भी होते हैं। जैसे अगर हम देखें तो इनकी सहायता से व्यक्तित्व की व्याख्या करना संभव नहीं हो पाता। यहाँ यह स्पष्ट करना एक वो भी बन जाता है कि ऐसा नहीं है कि कोई शील गुण किसी व्यक्ति के लिए केंद्रीय। अच्छा, एक और भी चीज हो सकता है, कोई शील गुण किसी व्यक्ति के लिए, किसी व्यक्तित्व के लिए प्रमुख प्रवृत्ति का हो सकता है, और वही शील गुण किसी दूसरे व्यक्तित्व के लिए वह गौण प्रकृति का भी हो सकता है। जैसे अगर हम बहिर्मुखी व्यक्तित्व के लिए सामाजिकता एक केंद्रीय प्रवृत्ति वाला शील गुण है, जबकि अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लिए सामाजिकता गौण प्रवृत्ति वाला शील गुण बन जाता है। तो अल्पोर्ट के अनुसार अगर हम देखें तो व्यक्तित्व असंबंधित शील गुणों का एक झुंड मात्र नहीं है, वरन इसमें शील गुणों के समन्वय तथा संगतता का भाव निहित रहता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये पूरी तरह से अल्पोर्ट के अनुसार हम व्यक्तित्व जन्मजात न होकर परिस्थितियों से प्रभावित होकर विकसित होता है, और सकारात्मक परिस्थितियों में ही एक स्वस्थ व्यक्तित्व का विकास हो पाता है, जबकि विषम परिस्थितियों में पले बालकों के व्यक्तित्व में नकारात्मक शील गुण अधिक प्रभावी हो जाते हैं। तो इस तरह से जी.डब्ल्यू. अल्पोर्ट ने एक सामान्य शील गुण, व्यक्तिगत शील गुण, फिर उसकी प्रमुख प्रवृत्ति, केंद्रीय प्रवृत्ति और गौण प्रवृत्ति के रूप में बहुत ही तार्किक और सुसंगठित तरीके से शील गुण का ये सिद्धांत हम सबके सामने प्रस्तुत किया। कैटिल, कैटिल का व्यक्तित्व सिद्धांत। जब हम कैटिल के व्यक्तित्व सिद्धांत, अच्छा, व्यक्तित्व के एक अन्य शील गुण सिद्धांत का प्रतिपादन हमारे आर.बी. कैटिल महोदय ने किया, और उसने लगभग 4000 शील गुणों के शब्दों की सूची में एक समानार्थक तथा दुर्लभ विशेषताओं को अलग करके लगभग 171 वर्णात्मक पदों जो की चयन किया, और फिर 171 पदों के बीच संबंधों का अध्ययन करके उन्हें शील गुणों के 35 वर्गों में अवकलित कर दिया। और तत्पश्चात कैटल ने कारक विश्लेषण, मतलब फैक्टर एनालिसिस नामक सांख्यिकीय प्रविधि का उपयोग करके व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करने वाले वो 12 मूलभूत कारकों की एक सूची, मूलभूत कारकों को ज्ञात किया, और इन्हें व्यक्तित्वशील गुण के नाम से संबोधित किया। इसमें उन्होंने कहा कि जो हैं ये कैटल द्वारा बताए गए, उसमें धनात्मक चरित्र हो सकता है, व्यवहार कुशलता हो सकती है, संवेगात्मक स्थिरता हो सकती है, दृढ़ता हो सकती है। ये कई तरह के उन्होंने शील गुण इसमें हम सबके सामने रखे और बताए थे। कैटल ने शील गुणों को दो प्रकार, एक सतही, मतलब दो प्रकार बताए। उसमें एक स्रोत लक्षण और दूसरा सतही लक्षण। अच्छा, जब हम दो प्रकार के उसमें सतही शील गुण और स्रोतशील गुण को बताया, अब सतही शील गुण का जो व्यक्ति है उसमें अभिव्यक्त किए जाने वाले जो व्यवहार से वो परिलक्षित हो जाता है, और व्यक्ति सतहीशील गुण व्यक्ति के द्वारा अभिव्यक्त किए जा रहे व्यवहार से परिलक्षित होते हैं तथा व्यक्ति के व्यवहार को वो प्रत्यक्षतः प्रभावित करते हैं। जैसे प्रसन्नता है,
परोपकारिता है, सत्य निष्ठा है, ये सभी हमारे सतही शील गुण के कुछ उदाहरण हैं। अच्छा, इसके विपरीत अगर हम देखते हैं तो जो स्रोतशील गुण व्यक्ति का है, वो व्यवहार के पीछे छिपे रहते हैं तथा अभिव्यक्त को अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित तथा निर्धारित करते हैं। स्पष्टतः स्रोतशील गुणों का महत्व सतही शील गुणों से अधिक हो जाता है। सतहीशील गुणों से अधिक होने का मतलब कि जैसे अगर हम स्रोतशील गुण का एक उदाहरण मित्रता मान लें, तो इसमें मित्रताशील गुण के कारण व्यक्ति में सामाजिकता, निस्वार्थता व हास परिहास जैसे सतहीशील गुण स्वयं आ सकते हैं। तो इस तरह से जो कैटल के अनुसार व्यक्तित्वशील गुणों का जो एक विकास सामाजिक एवं पर्यावरणीय ये दोनों प्रभावों के फलस्वरूप होता है। उसने व्यक्तित्व के विकास को 6 प्रमुख विकासात्मक अवस्थाओं में बांटा और उसके आधार पर इन शील गुणों की व्याख्या की है। उसमें उसने शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, परिपक्वावस्था, उत्तर परिपक्वावस्था और फिर अंत में वृद्धावस्था, ये 6 अवस्थाओं को बांट करके उसमें शील गुणों का अध्ययन किया। जैसे बाल्यावस्था ये 6 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 14 वर्ष की आयु तक चलती है। इस तरह से उसने बताया और उसमें इसलिए वो जो सुदृढ़ता की अवस्था, फिर ये सारी अवस्थाओं 6 अवस्थाओं का उन्होंने अलग-अलग शील गुणों की विशेषता का व्याख्या की है। अगर कैटल के हम शील गुण सिद्धांत को मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अत्यंत महत्वपूर्ण तथा बहुत ही प्रभावशाली स्वीकार किया जाता है। अनुभवी समझ तथा जो सांख्यिकी प्रविधियों के प्रयोग में कैटल की सिद्धांत का बहुत ही ज्यादा योगदान रहता है और उसमें उसको खूब उसकी भूमिका रहती है। अब इन आलोचनाओं के बावजूद भी अगर हम देखें तो जैसे इनके मनोवैज्ञानिक कारक का विश्लेषण की एक सीमाएं हैं। इसमें समग्र संकलन से पूर्व जो हमारे सैद्धांतिक ढांचे के अभाव के कारण इस कैटल के सिद्धांत की आलोचना की जाती है। लेकिन इन कैटल के शील गुण सिद्धांत ने व्यक्तित्व अध्ययन की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगर हम उस तरह के उसमें देखें तो एक अगला आइजनेक का व्यक्तित्व सिद्धांत। आइजनेक हमारे ये जर्मनी से आकर ब्रिटेन में बसने वाले हैं, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक रहे और इन्होंने व्यक्तित्व को एक प्रकारशील गुण प्रत्यय नामक सिद्धांत व्यक्तित्व का प्रकारशील गुण प्रत्यय माने टाइप ट्रेट कंसेप्ट के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत किया। और आइजेंक के अनुसार एक व्यवहार संगठन के निम्न 4 स्तर उन्होंने बताए हैं, जिसमें विशिष्ट अनुक्रियाएं हैं, फिर आदत जन्य अनुक्रियाएं हैं, शील गुण है और चौथा प्रकार है। उसमें उन्होंने कहा कि जो हमारी विशिष्ट अनुक्रियाएं हैं वस्तुतः अलग अलग क्रियाओं के रूप में होती हैं। जैसे पलक झपकाना, आंख झुकाना, ये विशिष्ट अनुक्रियाएं के उदाहरण हैं। अब आदत जन्य अनुक्रियाएं में व्यक्ति की आदतों के फलस्वरूप होती हैं। व्यक्ति समान परिस्थितियों में समान आदत जन्य अनुक्रियाएं करता है। जैसे शीघ्रता से मित्र बनाना या न बनाना, इस तरह के आदत। और कुछ आदत जन्य अनुक्रियाओं के एकीकृत होने पर हम सबके सामने एक शील गुण प्रकट होता है और शील गुण बन जाता है। जैसे शीघ्रता से मित्र न बनाने
तथा दूसरों से सहजता से बातचीत करने में कठिनाई महसूस करने की आदतें एक संकोचशील गुण के रूप में हम सबके सामने आ जाती हैं और अनेक शील गुणों के एकीकृत रूप को आइजेंक ने प्रकार कहा। जैसे आग्रह, दृढ़ता, आत्मनिष्ठता, झेप तथा चिड़चिड़ापन आदि शील गुणों से मिलकर व्यक्तित्व का एक अंतर्मुखी प्रकार का एक एक अंतर्मुखी व्यक्तित्व हम सबके सामने आता है। तो अंतिम रूप से अतः व्यक्तित्व प्रकार को हम परस्पर संबंधित शील गुणों का समूह कहा जा सकता है और दूसरे शब्दों में अगर कहें तो समान प्रकृति के शील गुण मिलकर व्यक्तित्व के प्रकार को इंगित करते हैं। तो आइजेंक के अनुसार व्यवहार को एक ऐसे पदानुक्रम के रूप में समझा जा सकता है जिसके निम्नवत स्तर पर हमारा विशिष्ट अनुक्रियाएं हैं तथा उच्चतम स्तर पर व्यक्तित्व का प्रकार स्थित होता है। आइजेंक ने व्यक्तित्व के तीन मूलभूत विमाओं के रूप में चर्चा की है। जैसे उसमें मुक्ता, स्नायु विकृता और चौथा है मनोविकारता का एक इन्होंने तीन मूलभूत विमाओं की चर्चा की है। जैसे अब विशिष्ट अनुक्रियाएं, अब इन्होंने कहा कि विशिष्ट अनुक्रियाएं जैसे हमने बताया कि पलक झपकाना और वो आदतजन अनुक्रियाओं में ये शीघ्रता से मित्र बनाना और वो शील गुण जो आदत हमारी अनुक्रियाओं में आ गया उसके अनुसार एक आदत बन जाती है और अनेक शील गुणों के एकीकृत रूप को आइजेंक ने प्रकार कहा। जैसे आग्रह, दृढ़ता में आत्मनिष्ठता, ये सारी चीजें मिलकर के हमें अंतर्मुखी व्यक्तित्व का रूप देती हैं। मान सिद्धांत, अब व्यक्तित्व के मान सिद्धांत की मान्यता है कि ये भौतिक तथा सामाजिक पर्यावरण की किसी मांग के कारण व्यक्ति में एक गत्यात्मक तथा एक निर्देशात्मक उत्पन्न होता है जिसे प्रेरणा कहते हैं एवं यह बल व्यक्ति को एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। मैस्लो तथा मुर्रे नामक दो बहुत ही बड़े मनोवैज्ञानिकों ने ये व्यक्तित्व के मान सिद्धांत के संबंध में विशेष कार्य किया है। इन दोनों के विचारों एवं कार्यों की चर्चा मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा जगत में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे अब्राहम मैस्लो, इनको हम मानवतावादी मनोविज्ञान का आध्यात्मिक जनक मानते हैं और कहते हैं इन्होंने मानव मूल्यों जो हमारे ह्यूमन वैल्यूज हैं, मानव मूल्यों, व्यक्तिगत संवर्धन तथा आत्मनिर्देश पर विशेष बल दिया एवं कहा कि व्यक्तित्व का विकास व्यक्ति के अंदर उपस्थित अभिप्रेरकों के द्वारा संगठित ढंग से होता है। उसके सिद्धांत में अभिप्रेरणात्मक प्रक्रियाएं व्यक्तित्व के निर्धारण में प्रमुख भूमिका अदा करती हैं। मैस्लो का विचार था कि मानव अभिप्रेरणा जन्मजात होते हैं एवं इन्हें वरीयता के आधार पर आरोही पदानुक्रम के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है और उन्होंने अभिप्रेरकों को ये 5 वर्गों में बांटकर उसकी चर्चा की। ये है जो इन्होंने जो 5 वर्गों में बांटा उसमें दैहिक मांग, सुरक्षा मांग, सामाजिक मांगे जो हमारा सोशल नीड्स है, फिर स्वसम्मान मांगे, फिर आत्मसिद्धि मांगे। अगर हम मांगों के पदानुक्रम के रूप में अगर हम देखें तो ये पदानुक्रमिक जो निर्देश में कोई मांग जितना नीचे स्थित है उसकी प्राथमिकता उतना ही अधिक स्वीकार की गई है।
एवं निचले स्तर की मांग पूर्णतः अंशतः पूरा होने पर ही हम ऊपर की स्थिति में क्रियाशील होते हैं। जैसे अब दैहिक मांग सर्वाधिक प्रबल होती है। अब दैहिक मांग जैसे स्वयं सिद्ध मांग सबसे निर्बल होती है। अब स्वयं सिद्ध में अगर हम देखें तो इसमें जो सबसे नीचे है, मैस्लो ने स्पष्ट किया कि जो स्वयं सिद्ध मांग है और उसमें वो पूर्ण होने के बाद ही हम अगले मांग की का विचार कर सकते हैं। और ये निर्देश जैसे जैसे ऊपर उठते जाते हैं और उनके जो मांगों के पूर्ण होने, मांगों की जो संतुष्टि का प्रतिशत है वो कम होता जाता है। मैस्लो ने कहा कि दैहिक मांगों की संतुष्टि का जो स्तर, संतुष्टि का जो प्रतिशत है वो 85% है। सुरक्षा मांगों की संतुष्टि को उन्होंने 70% में बांटा और सामाजिक मांगों की पूर्ति में 50%, स्व सम्मान की पूर्ति में उन्होंने 40% तथा ये आत्मसिद्धि मांग की पूर्ति के लिए जो सबसे ऊपर है उसे उन्होंने 10% के लगभग माना। जैसे दैहिक मांगों के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे थे, तो दैहिक मांग में हमारा भोजन, पानी, निद्रा, यौन सीमांता आदि में ये सब जितने हैं, ये सब वस्तुतः हमारी दैहिक मांग, ये हमारे जैविक संपोषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। और दैहिक मांग की पूर्ति होने के पर व्यक्ति को सुरक्षा की मांग की ओर व्यक्ति अग्रसर हो जाता है। जैसे ही हमारा पेट भरता है तब हम पेट भरने के बाद हम अपने को सुरक्षित करने के लिए उद्यत होते हैं। इसके अंतर्गत हम शारीरिक सुरक्षा, स्थिरता, बचाव व्यवस्था आदि में आती है। अच्छा, जैसे सामाजिक मांगों के अब इनकी जब हमारी मांग पूरी हो जाती है, हम जब सुरक्षित हो जाते हैं, तो हम एक सामाजिक मांगों के अंतर्गत हम एक स्नेह, संबद्धता, परोपकारिता और ये जैसी मांगे हमारे पास आती हैं। क्योंकि दैहिक मांग व सुरक्षा मांगों की पूर्ति काफी सीमा तक हो जाने पर ही व्यक्ति की सामाजिक मांगे प्रबल होने लगती हैं। और पदानुक्रमिक निर्देश का चौथा सोपान जो स्वसम्मान की मांग है, ये हमारी सामाजिक मांगे जब हमारी सोशल नीड्स पूरी हो जाती हैं, तब हम अपने सम्मान की, अपने उसकी बात करने के लिए बात करते हैं। जैसे अब इसमें जब हम नीचे के स्तर की एक मांग संतोषजनक ढंग से हो जाने पर उत्पन्न होती है और इसके अंतर्गत आत्मविश्वास, व्यक्तिगत वर्धन और स्वतंत्रता, स्वाभिमान जैसी मांगे समाहित रहती हैं। अच्छा, प्रथम 4 सोपानों की जब मांगों की पूर्ति हो जाती है, हम में हमारी दैहिक मांग की पूर्णता हो गई, हमारी सुरक्षा हम सुरक्षित हो गए, हमारी सामाजिक मांगे पूर्ण हो गई, हम स्व सम्मान, हमारा स्वाभिमान भी हम स्व सम्मान की मांग जब पूरी हो जाती है, तब हम आत्मसिद्धि की मांग की तरफ बढ़ते हैं। और आत्मसिद्धि से तात्पर्य स्वयं की क्षमताओं को पहचान कर उनके अनुरूप स्वयं को विकसित करने से होता है। और हम यह देखते हैं कि जैसे अधिकांश व्यक्ति प्राय इन सोपान तक नहीं पहुंच पाते। और मैस्लो ने तो यह भी देखा, उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति बाल्यावस्था में अधिक स्नेह या तिरस्कार वाले होते हैं अथवा अत्यधिक स्वतंत्रता या नियंत्रण का सामना करने वाले व्यक्ति प्रायः हमारे 5वें मांग आत्मसिद्धि मांग की तरफ नहीं पहुंच पाते हैं। इस तरह से पदानुक्रमिक निदर्श कि इन 5 मांगों को मैस्लो ने मूल मांग कहा, अर्थात उनको बेसिक नीड कहा। और उनके अनुसार इन मूल मांगों के अतिरिक्त एक हमारा
कॉग्निटिव नीड्स माने जो संज्ञानात्मक मांग है और तंत्रिकागत मांग है, न्यूनता अभिप्रेरक है, वर्धक अभिप्रेरक माने ग्रोथ मोटिवेशन है, जैसे कुछ अन्य अभिप्रेरक भी होते हैं जिनका व्यक्ति के व्यवहार पर काफी प्रभाव पड़ता है। और मूल मांगों की पर्याप्त संतुष्टि न होने पर प्रायः तंत्रिकागत मांग उत्पन्न हो जाती है। न्यूनता अभिप्रेरक को मैस्लो ने एक नया नाम डी अभिप्रेरक डी मोटिवेशन भी कहा। और न्यूनता अभिप्रेरक व्यक्ति में हीन अवस्थाओं मतलब उनकी जो डिफिसिट स्टेटस के कारण उत्पन्न तनाव का दूर करने के लिए प्रेरित करता है। और वर्धक अभिप्रेरक से तात्पर्य ऐसे अभिप्रेरकों से है जो व्यक्ति की अंतः क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रेरित करते हैं। और ये वास्तव में है हमारा जो उच्च स्तरीय मांग है जिसे मैस्लो ने मेटा मांग मेटा नीड्स या सत्व अभिप्रेरक या बी मोटिव कहा है कि वर्धक अभिप्रेरक आत्मसिद्ध व्यक्तियों में अधिक क्रियाशील रहते हैं। मैस्लो ने सच्चाई, पूर्णता, न्याय, विनोदशीलता, ये अद्वितीयता जैसे अनेक मेटा मांग की चर्चा की है और उसे बताया भी है। और उन्होंने कहा भी कि आत्मसिद्ध व्यक्तियों में मेटा मांगों की प्रबलता रहती है। और मैस्लो का व्यक्तित्व सिद्धांत व्यक्ति के व्यवहार को आशावादी तथा मानवतावादी दृष्टिकोण को समझने का एक प्रथम प्रयास था। और मैस्लो के सिद्धांत के द्वारा सामाजिक, नैदानिक और जो हमारा व्यक्तिगत परिस्थितियों में किए जाने वाले व्यवहार की व्याख्या संभव हो सके। इस तरह से हम देखते हैं कि मैस्लो का जो ये मांग सिद्धांत है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और हेनरी मुर्रे के द्वारा जो प्रतिपादित जो हमारा व्यक्तित्व का मांग सिद्धांत है इस मान्यता पर आधारित है कि मानव एक प्रेरित जीव है जो अपनी अंतर्निहित आवश्यकताओं जो इंटरनल नीड्स तथा दबाव जो एक्सटर्नल हमारा प्रेस के कारण जीवन में जो उत्पन्न तनाव को कम करने का एक सतत प्रयास करता रहता है। इसी को मुर्रे ने अपने सिद्धांत का एक पक्ष बनाया। और हेनरी मुर्रे ने व्यक्तित्व मांग सिद्धांत में उसके द्वारा जो प्रतिपादित तनाव, मांग, दबाव तथा ये थीमा नामक 4 प्रेरणात्मक प्रत्ययों की विशेष रूप से भूमिका रही है। रोजर्स का व्यक्तित्व का सिद्धांत। रोजर्स का जो सिद्धांत है ये मानव की सकारात्मक प्रवृत्ति की अवधारणा पर आधारित है। और यह विश्वास किया जाता है कि मानव मूल रूप से विवेकशील रहा है, अग्रणी रहा है, गतिशील रहा है तथा यथार्थवादी है। और ये सकारात्मक प्रवृत्तियां ये आत्म वास्तवीकरण की मूल अनुप्रेरणा समझी जाती है। रोजर्स उन्होंने एक मनोचिकित्सक के रूप में कार्य किया और व्यक्ति की का जो सेल्फ जो स्व है स्व को ही मनुष्य के व्यक्ति के सेल्फ को उन्होंने सबसे अधिक केंद्रीय महत्व दिया और उसी को अपने सिद्धांत का मुख्य केंद्र बिंदु भी बनाया। इनके द्वारा ही व्यक्ति अपने वातावरण से अवगत होता है और इसी के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों अपने संवेगों को आत्मसात करता रहता है।
अगर हम उस तरह के उसमें देखें तो ये चिकित्सा विधि के सूत्रपात करने वाले रोजर्स महोदय अपनी इस विधि को व्यक्ति केंद्रित मानते हैं, समस्या केंद्रित नहीं। उन्होंने कहा कि इसमें वह रोगी की भावना की ओर विशेष ध्यान देते हैं। जैसे हमारा तात्पर्य यह है कि रोजर्स की मनोचिकित्सा से नहीं है। इसको उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि रोजर्स का जो व्यक्तित्व का सिद्धांत है, उन्होंने मनोचिकित्सक के अनुभव को विकसित किया और उसी के आधार पर हम सबके सामने एक वो प्रस्तुत किया। रोजर्स के सिद्धांत का जो मुख्य प्रत्यात्मक अवयव हम सबके सामने है, उसमें उन्होंने कहा कि ये मुख्य अवयव व्यक्तित्व के सिद्धांत के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्राणी जो पूर्ण व्यक्ति है, दूसरा घटना संबंधी क्षेत्र को जो अनुभव का योग है, तीसरा उन्होंने कहा कि स्व जो घटना संबंधी क्षेत्र का विभेदीकृत भाग है एवं चेतना प्रत्यक्षों के प्रतिरूप एवं स्वयं के मूल्य द्वारा निर्मित होता है। इनके सिद्धांत में हम एक निम्नलिखित विशेषताएं देखते हैं, जैसे स्व प्रकृति, आत्म सिद्धि प्रसंग, संभोवन की प्रक्रिया, स्वानुरक्षण, आत्मवर्धन। इन पांचों को उन्होंने अपनी तरह से इसकी व्याख्या की। जैसे स्व प्रकृति, स्व प्रकृति का अभिप्राय उन प्रत्ययों से है जो संसार में व्यक्ति अपने संबंध में निर्मित करता है। व्यक्तित्व के इन सिद्धांत में स्व प्रसंग का केंद्रीय महत्व है। इनके अनुसार स्व का आशय स्व में या मुझे का या जो दूसरे संबंधों में जीवन के अन्य पक्षों से है, उसका प्रत्यक्ष ज्ञान उनसे संबंधित मूल्यों को ध्यान में रखते हुए करना है। स्व की संरचना और विकास में ये पर्यावरण की अहम भूमिका होती है। दूसरा, आत्मसिद्धि प्रसंग। कार्ल रोजर्स के सिद्धांत में दूसरी विशेषता व्यक्ति को आत्मसिद्धि किस प्रकार होती है। उसका मानना है कि आत्म सिद्धि व्यक्ति का वह केंद्र बिंदु है जिसे व्यक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता है, और यही नहीं बल्कि उसकी प्राप्ति के लिए हमेशा सतत प्रयत्नशील भी रहता है। आत्मसिद्धि के द्वारा ही हम देखते हैं कि जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति होती है, और स्व के वास्तविक रूप को जानना ही ये आत्मसिद्धि का प्रसंग है, जिसे रोजर्स ने हम सबको दूसरी विशेषता के रूप में, दूसरे प्रत्यय के रूप में प्रस्तुत किया। संभोवन की प्रक्रिया, ये संभोवन की प्रक्रिया ये प्रोसेस ऑफ बिकमिंग का आशय व्यक्ति के अपने स्व को यथार्थ रूप में जानने से है। यह व्यक्ति की मूलभूत प्रेरणा है, और व्यक्ति जितना भी कार्य करता है वो उसके मूल में यही प्रेरणा रहती है कि वह वास्तविक रूप से परिचित हो सके। यह तभी संभव है जब वह स्वयं संभोवन की प्रक्रिया के प्रति सचेत रहे। चौथा, स्वानुरक्षण। ये स्वानुरक्षण मतलब सेल्फ मेंटेनेंस से पूर्ण व्यक्ति में एक प्रकार की परिपक्वता निहित होती है। इसमें ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व में आत्मसिद्धि को प्रधानता प्रदान करते हुए उसकी चेतना का विस्तारण करती है। आत्मवर्धन, आत्मवर्धन जो रोजर्स का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति आत्मवर्धन ये सेल्फ इनहेंसमेंट करना चाहता है,
और आत्मवर्धन की प्रक्रिया के अंतर्गत उसे विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप वह अध्ययन करता है। कभी तो वह लक्ष्य के पास पहुंच जाता है और कभी वह लक्ष्य से दूर। रोजर्स का मानना है कि प्राणी में कुछ ऐसी ही विशेषताएं निहित होती हैं। इस प्रकार से जैसे उन्होंने कहा कि इसका विकास प्राणी के पर्यावरण के साथ होना चाहिए और स्व संगीत के लिए प्रयास करता है, आदि अनेक प्रकार की उन्होंने उदाहरण बताए। इस तरह से हमने ये सारे व्यक्तित्व के सिद्धांतों पर आप सबसे बृहद रूप में चर्चा की। और व्यक्तित्व मापन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अगर हम देखें तो व्यक्तित्व उन गुणों या लक्षणों का समूह का जिनके कारण विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्नता दिखाई देती है। और आधुनिक शिक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता को विशेष महत्व दिया जाता है और विद्यार्थियों के शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत निर्देशन के लिए व्यक्तित्व की विशेषताओं को जानना आवश्यक होता है। अतः शिक्षा की प्रक्रिया में हम व्यक्तित्व के मापन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यापक महत्व होता है। और व्यक्तित्व के मापन की कुछ विधियां हैं जिसमें आत्मनिष्ठ विधियां हैं, वस्तुनिष्ठ विधियां हैं, प्रक्षेपी विधियां हैं, निर्धारण मापनी है। ये हमारी प्रक्षेपीय विधियां में रोसामासी लक्ष्य परीक्षण है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जो मरे ने दिया, टीएटी है। इन सब से हम व्यक्तित्व के मापन को करते हैं। इस तरह से हमने व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांतों की आप सबसे चर्चा की और इससे आप एक समग्र रूप में व्यक्तित्व के सिद्धांत को समझ पाए होंगे और आपके कई प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे, ऐसी आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद।